और चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 7 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इसकी जानकारी दी है। कोविड के कारण पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पाई थी, लेकिन 2 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक हो रही है, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। उनके भाषण से शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री मोदी इसमें शिरकत करेंगे। जो नेता इसमें शिरकत नहीं कर पाएंगे वो वर्चुअली भी इससे जुड़ेंगे। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रिजेश, 2 साल के बाद बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस परिप्रेक्ष्य से देखें कि जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आए हैं और 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर ये बैठक काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रदेश सहित जो है अगले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं और इन चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संजीदा है और इसी को लेकर के क्या फॉरवर्ड प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से आगे की रणनीति पर काम करना है, कैसे इन राज्यों पर बीजेपी का परचम फहराना है, इसको लेकर के एक बड़ी बैठक जो है होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 साल बाद हो रही है और इस 2 साल क्योंकि कोविड काल के दौरान जो है ये बैठक नहीं हो पाई थी, ऐसे में अब ये बैठक आयोजित हो रही है। एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में इस बैठक का आयोजन कल होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को की शुरुआत करेंगे और इसका जो समापन होगा वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। अगर इस कार्यकारिणी की बैठक की बात करें तो सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष जो शामिल होंगे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे, अलग अलग राज्यों से जो प्रतिनिधि आएंगे वो सभी इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। इसमें आगे के चुनाव हैं आने वाले, उस पर तो बातचीत होगी, लेकिन अभी कुछ उपचुनाव हुए हैं और बीजेपी को वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली। खास करके हिमाचल में जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा की जो उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को हार का सामना लेकर के भी मंथन होगा कि आखिर कैसे, कहां चूक रह गई, कहां हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, किस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत होगी और ये सबसे अहम होने जा रहा है। चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल 7 नवंबर को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में विश्वप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं वह भाग लेने वाले हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज औरैया के दौरे पर हैं। इस दौरान औरैया को राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात मुख्यमंत्री देंगे। 280 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनेगा। मुख्यमंत्री ने 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। औरैया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया को 12 परियोजनाओं की सौगात देने के साथ विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरीके से भुला दिया था। स्वास्थ्य सेवाओं को पिछली सरकारों में तरजीह नहीं दी जाती थी, लेकिन वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत है और आज औरैया में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास उन्होंने किया है और हर जिले को लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले मैं आया था यहां पर, राजस्थान से जब भारी पैमाने पर
चंबल नदी में पानी छोड़ा गया था, औरैया जनपद भी बाढ़ की त्रासदी का शिकार हुआ था। यहां पर किसानों को उनकी फसलों को नुकसान हुआ था, अन्य लोगों के घरों में पानी भी घुसा था। आपने देखा होगा, इससे पहले बाढ़ आती थी, कोई पूछता नहीं था। तब हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अमला, मंत्री और मैं स्वयं भी यहां का दौरा करने के बाद राहत कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। और भाइयों बहनों, चाहे वह बाढ़ से या अतिवृष्टि से जिस भी अन्नदाता किसान को या किसी नागरिक को कोई नुकसान हुआ है, सरकार ने या तो उसका मुआवजा उस परिवार तक पहुंचा दिया है या तय किया है कि अविलंब उसके परिवार तक वह मुआवजा पहुंच जाना चाहिए। ये सरकार की यह संवेदनशील रवैया है। और यहां जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज बने, एक सपना था, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी अनुकंपा से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज औरैया जनपद का ये सपना भी साकार हो रहा है। अपने विधायकों को, अपने सांसद को इसके लिए बधाई दीजिए, उनका अभिनंदन करिए। और भाइयों बहनों, ये मेडिकल कॉलेज आपके औरैया जनपद को समर्पित करते हुए, शिलान्यास करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति भी हो रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया में थे, जहां पर उन्होंने 12 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है और औरैया को मेडिकल कॉलेज की आज सौगात दी गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। विशेष तौर पर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि आबादी के हिसाब से यूपी में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं हैं नहीं। जातिगत जनगणना पर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जोर दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना से इनकार कर दिया है। बाकायदा इसको लेकर संसद में केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है और कहा गया है कि सरकार जातिगत जनगणना करने की मंशा नहीं रखती है। और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना को जोर शोर से उठा रही है। आरोप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जाति को लेकर भेदभाव करती है। महंगाई के मुद्दे को लेकर भी अखिलेश ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि ये पेट्रोल और जो डीजल के दाम कम हुए हैं वो चुनाव में जो हार मिली है उसी का नतीजा है, लेकिन ये जो लाल सिलेंडर है यानी जो घरेलू गैस है उसकी जो कीमतें बढ़ी हैं उस पर अखिलेश ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये लाल सिलेंडर बीजेपी को नहीं दिख रहा। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया यूपी की जनता करेगी। बड़ा कदम है आपका और इस फैसले के लिए, बड़े कदम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और समाजवादी पार्टी के साथ आपने जुड़ करके कहीं ना कहीं उम्मीद अपने समाज के बीच में जगाई है। उन्हें भी लगता है कि आज जो हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था, जो हमें अवसर मिलने चाहिए थे और जो अवसर अभी तक नहीं मिल पाए, उनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा। मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है। लगातार दोनों दलों ने मिलकर के काम किया है। बड़ी संख्या में आपके समाज के लोग, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जुड़े हैं। जहां आपने जोड़ करके उनको एक रास्ता दिखाया है, एक दिशा दी है, उसमें समाजवादी पार्टी आपका हमेशा सहयोग करती रहेगी। वहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि गैस की बढ़ती कीमतें आम लोगों को परेशान कर रही है। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया है और अपने
ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ने हमला बोला है। विकास के जुमलों से कोसों दूर, लाखों परिवार चूल्हा फूंकने पर मजबूर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए हमला बोला है महंगाई के मुद्दे को। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आम आदमी पार्टी को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो रही है। कोरोना की वजह से कोई बेरोजगार हो गया। प्रधानमंत्री जी, गरीबों को मुफ्त राशन देने की इस योजना को 6 महीने और बढ़ाया जाए। दिल्ली सरकार अपनी फ्री राशन योजना 6 महीने के लिए बढ़ा रही है। और अब बात कानपुर की, जहां पर जीका वायरस का संक्रमण बेकाबू हो गया है। कानपुर का जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम लगातार बिगड़े हालात को काबू करने का प्रयास कर रही है। गुरुवार को दिवाली के दिन जीका वायरस के 56 एक्टिव केस सामने आने के बाद इस जिले में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग में तेजी दिखाई तो बड़ी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आने लगे। कानपुर में जीका पॉजिटिव मरीजों की संख्या 91 हो गई है। जीका की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने पॉजिटिव मरीज को घरों में रहने की हिदायत दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों से संपर्क कर अस्पतालों में भर्ती होने के साथ ही घरों में भी आइसोलेट कर रही है। घरों पर आइसोलेट किए गए मरीजों को मेडिकल किट दी जा रही है। कानपुर में जीका वायरस का पहला केस 23 अक्टूबर को सामने आया था। जाजमऊ के पोखरपुर के रहने वाले एयरफोर्स कर्मी MS अली में जीका का संक्रमण पाया गया। इसके बाद शनिवार को से लेकर गुरुवार तक जीका संक्रमितों की संख्या 91 हो गई है। कानपुर में जीका का संक्रमण चकेरी से होते हुए शहर की घनी आबादी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसे कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखने का प्रयास कर रहा है। और जीका वायरस क्या है? जीका वायरस मच्छरों से होने वाली एक बीमारी है, मच्छर जनित बीमारी है जीका वायरस, जिसका प्रकोप इस वक्त कानपुर के कुछ इलाकों में देखा जा रहा है। एडिस मच्छरों के काटने से जीका वायरस होता है और एडिस मच्छरों की एक प्रजाति होती है जिससे डेंगू भी होता है। जीका वायरस जब हो तो आपके जो शरीर है, जो आपकी स्किन है, उसमें लाल लाल आपको चकते नजर आएंगे। इसका मतलब है कि हो सकता है आप जीका वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। मांसपेशियां और आपके जो जॉइंट्स हैं, जोड़ है आपके अलग अलग पार्ट्स में, उसमें काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी कमज़ोरी आप महसूस करेंगे अगर आपके शरीर में जीका का वायरस दाखिल हो गया है। और सबसे जो बुरी बात यह है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक मनुष्य से यानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये कम्युनिकेट होता है और कानपुर में ये लगातार पैर पसार रहा है। दिवाली के दिन की अगर बात करें तो सिर्फ दिवाली के दिन यानी कि 4 तारीख को 56 नए मरीज जीका वायरस इन्फेक्टेड कानपुर में सामने आए और इस वक्त की स्थिति यह है कि टोटल 91 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। पहला जो केस है वो 23 अक्टूबर को आया और आज 6 तारीख है। 23 तारीख के बाद आज 6 तारीख है और अभी स्थिति यह है कि टोटल 91 केस हैं। 21 महिलाएं और 45 पुरुषों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। जीका वायरस जब से कानपुर में निकला है तब से हम लोगों की 3-4 मीटिंग इमरजेंसी हो चुकी हैं जिलाधिकारी महोदय, CMO महोदय के साथ में, और उस संबंध में नगर निगम सफाई के काम में बहुत बुरी तरह जुटा हुआ है, जिसमें घर की स्प्रे और बाहर का स्प्रे, पानी और सब जगह जो भी कलेक्शन पॉइंट हैं घर घर का सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि ये मॉस्क्यूटो एडिस मॉस्क्यूटो से फैलता है, जो कि काटने से वायरस फैलता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कानपुर में जीका वायरस संक्रमण को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि कानपुर के जिन इलाकों में जीका वायरस का संक्रमण सामने आया है वहां पर विशेष सतर्कता बरती जाए। सीएम योगी ने इसके साथ साथ टेस्टिंग को भी तेज करने को कहा है। डेंगू के साथ साथ जीका और डेंगू जैसे जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, इसकी टेस्टिंग को तेज हो, हर एक मरीज के स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग हो। लगातार अगर आप मॉनिटरिंग करेंगे तो शायद स्थिति बेहतर होगी। साथ ही साथ अधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है कि साफ सफाई का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये मच्छर जनित बीमारियां हैं, जहां पानी जमा होगा, गंदगी होगी,
वहां पर ये मच्छर का लार्वा पनपेगा, इसलिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। इलाकों में सैनिटाइजेशन करवाया जाए, फॉगिंग का काम लगातार होता रहे ताकि जो लार्वा हैं वो नष्ट हों। इसके साथ साथ जो दूसरे प्रदेशों से लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन लोगों की जांच अनिवार्य तरीके से की जाए और इसके लिए जो बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट हैं, वहां पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है कि पार्टी जिस सीट से कहेगी वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है और संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि कौन से नेता की क्या भूमिका होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर जोर दिया है कि संसदीय बोर्ड ही तय करेगा कि उनको कहां से चुनाव लड़ना है, किस सीट से चुनाव लड़ना है या फिर उनकी भूमिका क्या होगी। हालांकि ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ समेत जितने भी बड़े नेता हैं वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने हमेशा चुनाव लड़ा है और पार्टी जहां से कहेगी वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी का एक संसदीय बोर्ड है और संसदीय बोर्ड ही तय करता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्जन है जिसमें उन्होंने कहा कि वो चुनाव लगातार लड़ते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट चुनावी रणनीति के तहत चुनाव लड़ने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की प्रक्रिया एक लोकतांत्रिक तरीके से होती है, जिसमें जिले की रिपोर्ट्स के आधार पर प्रदेश की चुनाव समिति और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति और अंतिम निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड लेने का निर्णय करता है। कौन से नेता चुनाव लड़ेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, उससे संगठन को कितना लाभ होगा, इसकी रणनीति बना करके पार्टी की प्रदेश की चुनाव समिति और केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक लोकप्रिय नेता हैं जो लगातार 5 बार सांसद रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जो डिप्टी सीएम हो चाहे मिनिस्टर्स हो, ये सब जनता के बीच में निर्वाचित रहे हैं। आज संकट उनके लिए है, वो चाहे अखिलेश यादव जी हो, प्रियंका वाड्रा जी हो या आज मायावती जी हो, ये सभी नेता ट्विटर पर इस समय चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। जनता के बीच में जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जनता के बीच में है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।